नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल शांति निकेतन में। हम आज हिंदी साहित्य के अंतर्गत यूजीसी नेट के सिलेबस के अंतर्गत आज हम देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास को पढ़ेंगे, जो पंडित गौरी दत्त जी का है। यह उपन्यास यूजीसी नेट के सिलेबस में लगाया गया है और इसको पढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। इस उपन्यास के अंतर्गत हम इसका सारांश पढ़ेंगे, इसकी समीक्षात्मक तथ्यों को देखेंगे, क्योंकि उपन्यास तो बहुत बड़े होते हैं और उन्हें हम विस्तार से यहाँ नहीं बता सकते, इसीलिए आप उन्हें विभिन्न ऐप्स के माध्यम से आप उन्हें पढ़ लीजिएगा और उनकी जो समीक्षात्मक टिप्पणियाँ हैं, समीक्षात्मक तथ्य जो हैं, उन्हें हम यहाँ पे समझाएंगे। तो चलिए हम इसका सारांश देख लेते हैं। मेरठ में सर्वसुख इस उपन्यास का नायक है। मेरठ में सर्वसुख नाम का अग्रवाल बनिया था। उसके पास धन दौलत आदि सब कुछ था। सर्वसुख के माता पिता जो थे वो हैजे के कारण मर गए थे। उनके चाचा ने उन्हें पाला था और पहले तो सर्वसुख जो थे वो गलियों में फेरी करके घूमा करते थे, लेकिन बाद में क्या कर लिए, एक परचून की दुकान कर लेते हैं और बाद काफ़ी समृद्ध हो जाते हैं। अगर हम इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों में देखें तो सर्वसुख लाल इस उपन्यास के नायक हैं। उनकी पत्नी है, उनके कुछ पुत्र और पुत्रियां हैं। पुत्रों में उनके 2 पुत्र हैं। पहले का नाम दौलत राम और दूसरे का नाम छोटे लाल। छोटे लाल का नाम छोटे छोटे बुलाने के कारण उनका नाम छोटे लाल पड़ गया। छोटे लाल की जिनसे शादी होती है आनंदी नाम होता है, वही इस उपन्यास में देवरानी बनती है, और दौलत राम की जिनसे शादी होती है वही इस उपन्यास में जेठानी बनती है। जेठानी क्या होती है, अनपढ़ होती है और देवरानी पढ़ी लिखी होती है, और इन्हीं दोनों में उत्पन्न हुए विवादों को, अनबन को और मतभेदों को इस कहानी में दर्शाया गया है। सर्वसुख लाल की 2 पुत्रियां थी, पार्वती जिनका विवाह दिल्ली में हुआ था, और ये दूसरी थी सुखदेई जिनका विवाह हापुड़ में बंसीधर कबाड़ी से होता है, लेकिन अभी सिर्फ मंगनी की जाती है, गौना नहीं होता। क्योंकि क्या है कि जो ये हैं सुखदेई, वो अभी उनकी उम्र काफ़ी कम है और उम्र कम होने के कारण इनकी विदाई नहीं की जाती है और सिर्फ अभी गौना नहीं किया गया है, सिर्फ मंगनी की गई है। दौलत राम जो इनके बड़े बेटे हैं सर्वसुख के, वो पिता के साथ दुकान जाने लगे, और जो सुखदेई हैं वो मिश्रानी से नागरी पढ़ने लगी। छोटे लाल मदरसे में बिठा दिए गए, वो वहाँ पे अंग्रेजी पढ़ते थे। सुखदेई मिश्रानी से नागरी पढ़ती थी, क्योंकि पंडित गौरी दत्त ने नागरी को बहुत महत्व दिया हुआ है, और इनकी जो महत्ता है नागरी के प्रति, वो हमें इनके उपन्यास में भी देखने को मिलती है। तो बड़ा बेटा दौलत राम क्या होता है, दुकान में अपने पिताजी के साथ जाने लगता है। सुखदेई क्या होती हैं कि मिश्रानी से नागरी पढ़ने लगती हैं, और जो छोटे लाल होते हैं वो मदरसे में अंग्रेजी पढ़ने जाने लगते हैं। फिर बाद में लाला जी ने अपने दोनों बेटों का विवाह कर दिया। छोटा बेटा जो था, उसकी जो पत्नी थी पढ़ी लिखी और अमीर घर की थी। वह बड़े बेटे की जो पत्नी थी वो अनपढ़ थी। बड़ी बहू छोटी बहू से ईर्ष्या करती थी। बड़ी बहू नंद व अपनी देवरानी का प्रेम देखकर उससे भी ईर्ष्या करने लगी। सुखदेई जो छोटी बेटी थी उसका, जिसका गौना नहीं किया गया था, का भी गौना कर दिया जाता है। छोटा बेटा वो उसकी पत्नी में बड़ा प्रेम था, क्योंकि दोनों पढ़े लिखे थे और दोनों समझदार थे। दोनों एक दूसरे की सलाह से ही अपना काम करते थे, जिससे बड़ी बहू को इसमें बहुत जलन होती थी। जेठानी को घर का काम काज भी करना ठीक से नहीं आता था, जैसे खाना बनाना भी उसे ठीक से नहीं आता था, कभी जली रोटी कभी कच्ची रोटी। तो देवरानी को ही दोनों वक्त चूल्हा फूंकना पड़ता था, क्योंकि जेठानी को घर का काम काज सही से करना नहीं आता था। सुखदेई ने घर में चिट्ठी भेजी तो छोटी बहू ने पढ़कर सुनाई, वह उसका जवाब भी लिख भेजा, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, और उसकी सास कहती है कि एक तुम ही तो इस घर में पढ़ी लिखी हो, और इसको सुना दो पत्र को, और इसका जवाब भी लिख के भेज दो। तो छोटी बहू क्या करती है कि उसका जवाब
लिखकर सुखदेई के पास भेज देती है। एक दिन देवरानी से जेठानी की बहुत लड़ाई हो गई, क्योंकि देवरानी ने जरा सी सलाह दे दी थी कि जेठानी को कि ऐसे गुस्सा ना किया करो, कि लड़ाई मत किया करो, इस तरह की ऐसे जैसे उल्टा सीधा किसी से मत बोला करो। तो जेठानी को बहुत बुरा लग जाता है और फिर लड़ाई हो जाती है उन दोनों की। बाद में क्या होता है कि बड़े बेटे एवं बहू को अलग कर दिया जाता है। बड़े बेटे के यहाँ बेटी और छोटे बेटे के यहाँ बेटा पैदा होता है, जिस कारण और भी ज़्यादा ईर्ष्या बढ़ जाती है। बाद में क्या होता है इस उपन्यास में, बड़ी बहू बीमार हो गई एक दिन और बेटी को भी आँख दुखने लगी थी उसकी। दोनों ने परहेज ही नहीं किया और बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ गई। दोनों ने दवाई डालनी भी छोड़ दी, क्योंकि किसी ने उनको बोल दिया कि ये अंधविश्वास में वो लोग विश्वास करती थी, तो अंधविश्वास यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो उनसे किसी ने कह दिया कि ये किसी देवता के कारण है तुम दोनों की आंखें उठी हैं। तो इस वजह से उन्होंने दवा भी डालनी छोड़ दी, जिससे और भी ज़्यादा समस्या बढ़ गई। बेचारे दौलत राम को ही दोनों वक्त चूल्हा फूकना पड़ता था। किसी तरह ससुर ने दोनों की आंखें बाद में ठीक करवाई। छोटे के लड़के को नन्हे पुकारने लगे। दौलत राम के यहाँ एक लड़का हुआ जिसको कन्हैया बुलाते थे। छोटे के यहाँ एक दूसरा लड़का हुआ जिसका नाम मोहन रखा गया, और यही मोहन का एक बार अपहरण हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे गहने पहना होता है, और जिसका उसका अपहरण करके उसके गहने को चुरा लिया जाता है। इस उपन्यास में इसका वर्णन है। मुंशी सरसुख की बाद में उपन्यास में लास्ट में मृत्यु हो जाती है, और 6 माह बाद उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। दोनों भाइयों के मध्य जमीन जायदाद को लेकर काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्योंकि बड़ा बेटा जो है वो बोलता है कि दुकान मेरी है और ये हवेली भी मेरी है। तो छोटा बेटा क्या होता है, पंचों के पास जाता है। तो फिर पंच जो होते हैं वो हवेली तो छोटे बेटे को देते हैं और दुकान बड़े बेटे को देते हैं, और बड़े बेटे को फिर दूसरी हवेली में जाना पड़ता है। दुकान तो उसे मिल जाती है, लेकिन हवेली नहीं मिलती। हवेली छोटे बेटे को मिलती है और दूसरे बेटे को दूसरी हवेली में जाना पड़ता है। इस तरह उस उपन्यास के जो मुख्य पात्र हैं वो तो हो चुके हैं। अन्य पात्रों में हम अगर देखें तो टिकैत नारायण, हरसहाय ये शहर के अमीर हैं। बुलाकी दास ये मदरसे का नौकर है। दिल्ला पांडे ये मिसरानी नागरी की शिक्षिका है। लाला दीनदयाल, राम प्रसाद छोटेलाल का बड़ा साला है। गंगाराम छोटेलाल का छोटा साला है। ज्ञानचंद, रामदेई, भगवानदेई छोटेलाल की 2 सालियां हैं। तहसीलदार छोटेलाल का ससुर है। गोलक बाबू बगीचे के मालिक हैं। शिवदयाल सुखदेई का बेटा है। इस और कुछ अन्य पात्र भी हैं, जिसमें सिबिया, नथिया, बसंती, लक्ष्मी चंद सेठ, दीनानाथ, चिमन तिवारी, हुसैनी पल्लेदार, दिलराम पांडे, चुन्नीलाल और कीर्ति। इस तरह ये उपन्यास का सारांश था। अब हम उस उपन्यास की विशेषताओं को, इसकी समीक्षात्मक तथ्यों को देखते हैं। गोपाल राय ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास कहा है। इसे देवरानी जेठानी की कहानी को गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम उपन्यास कहा है। इसे हिंदी का प्रथम क्लासिकल उपन्यास भी कहा जाता है। 150 वर्ष पूर्व संक्रमणकालीन भारत की संस्कृति को जानने के लिए इससे बेहतर उपन्यास हो ही नहीं सकता। इसका कथानक गहरी सामाजिक संपृक्ति और यथार्थ रूप से जुड़ा हुआ है। इसमें आदर्श और यथार्थ का मिला जुला रूप हमें देखने को मिलता है, जहाँ यथार्थ को है के माध्यम से, वहीं आदर्शवाद को चाहिए के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। अतः इस उपन्यास को हम आदर्शोन्मुख यथार्थवाद पर आधारित उपन्यास भी कह सकते हैं, जो कि आगे चल के हमें मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों में ये प्रमुख विशेषता के रूप में देखने को मिलती है। इस उपन्यास का जो प्रकाशन था वो 1870 ईस्वी में मेरठ के लीथो प्रेस में हुआ था। यह बहुत ही छोटे आकार का मात्र 35 पृष्ठों का ही उपन्यास है। जब यह उपन्यास लिखा गया था तो उस समय इसे नारी शिक्षा विषयक उपन्यास कहकर इसके अन्य पक्षों की उपेक्षा कर दी गई थी, क्योंकि इसमें गहरी सामाजिक संवेदना और व्यापक मानवीय सरोकार देखने को मिलते हैं। इसी वजह से इसे सिर्फ नारी शिक्षा विषयक उपन्यास ही कहा गया था। इसमें बाल विवाह का विरोध इसमें बाल विवाह का विरोध,
विधवा विवाह, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह, पुनर्विवाह का समर्थन किया गया है। इस उपन्यास में विवाह में होने वाले फिजूल खर्ची का भी वर्णन किया गया है। स्त्रियों की आभूषण प्रियता को भी दर्शाया गया है, जो कि हमें मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास गबन की ये मुख्य विषय वस्तु देखने को मिलती है। पारिवारिक बिखराव की मार्मिक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है तथा दो भाइयों के मध्य जमीन जायदाद को लेकर होने वाले विरोध एवं संघर्ष को भी दिखाया गया है, जिसकी वजह से कानून, पंचायत आदि के पचड़े में पड़कर होने वाले खर्च, व्यर्थ के खर्च को भी इस उपन्यास के माध्यम से दिखाया गया है। वर्तमान समाज की बहुओं का वृद्धियों के प्रति जो नकारात्मक भाव है और उनके रखरखाव की जो समस्या है वो दिखाया गया है। इस उपन्यास के माध्यम से हमें देखने को मिलता है कि बहू का नकारात्मक पक्ष कैसे है वृद्धों के प्रति, अपने सास ससुर के प्रति। यह हमें बड़ी बहू के माध्यम से देखने को मिलता है, क्योंकि वो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती थी, उन्हें काफ़ी उल्टा सीधा बोल देती थी। इस वजह से स्त्रियों के लिए नागरिक शिक्षा और पुरुषों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया, जिसके माध्यम से मुख्य रूप से नारी शिक्षा की समस्या को भी दर्शाया जा सके। उपन्यास के केंद्र में लोक जीवन की गहरी सामाजिक संवेदना प्रस्तुत की गई है। स्वयं उपन्यासकार पंडित गौरी दत्त ने उपन्यास का मुख्य उद्देश्य स्त्री शिक्षा को बताया है। उपन्यास की कथा वस्तु के केंद्र में हमें बनिया समाज का परिवार देखने को मिलता है, जिसका संबंध मेरठ से है। यह बनिया समाज पहले की तरह आज भी अपने गांव और प्रकृति से पूर्वज जुड़ा हुआ है। उपन्यास के माध्यम से हमें सामाजिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों को भी देखने को मिलता है। उपन्यास में आंतरिक तत्व तो विशेष रूप से देखने को मिलते हैं, जिनका संबंध पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंचल से है। वहाँ के समाज में व्याप्त जनजीवन को इस उपन्यास के माध्यम से दर्शाया गया है। देवरानी जेठानी के माध्यम से शिक्षित और अशिक्षित महिलाओं की जीवन शैली, उनके कर्तव्य बोध, बच्चों के पालन पोषण में आने वाली असमानताओं को दर्शाया गया है कि कैसे एक पढ़ी लिखी और एक अनपढ़ स्त्री अपने कर्तव्यों को, अपने जीवन जीने के तरीके को और अपने बच्चों के पालन पोषण में कैसे व्यवस्थित करती है। एक पढ़ी लिखी और एक अनपढ़ स्त्री के अंतर को इसमें दर्शाया गया है। तत्कालीन सामाजिक समस्याओं को यथार्थ रूप में चित्रित किया गया है। स्वर्णकार वर्ग के लोभी प्रवृत्ति, धन लोलुपता को भी दर्शाया गया है। देवरानी जेठानी के माध्यम से समाज को यह बताया गया है, इस उपन्यास में जो है वो देवरानी जेठानी के माध्यम से समाज को यह बताया गया कि जहाँ शिक्षा से समाज में आनंद और उल्लास का भाव पनपता है, वहीं अशिक्षा से जीवन अत्यंत निकृष्ट एवं नरकीय बन जाता है। और यही होता है जेठानी के साथ, उसका जीवन अत्यंत निकृष्ट एवं नरकीय हो जाता है और देवरानी पढ़ी लिखी होती है, जिस कारण उसके ज़िंदगी में आनंद और उल्लास होता है। इस उपन्यास में हमें पिता द्वारा पुत्री को दिए जाने वाले संस्कारों को भी देखने को मिलता है, जिसमें जो हमें उपन्यास में आनंदी के माध्यम से देखने को मिल सकता है। उसके पिता जो तहसीलदार हैं, वो अपनी पुत्री को पत्र के माध्यम से समझाते हैं कि ससुराल में किस तरह से सबका कहना मानना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। बच्चन सिंह ने इस ग्रंथ को उपन्यास मानने से इनकार करते हुए इसे स्त्री जनोचित शिक्षा ग्रंथ कहा है। सामाजिक कुरीतियाँ, बाह्य आडंबर, धार्मिक अंधविश्वास, जादू टोना, कर्मकांड, झाड़ फूक आदि कुप्रथाओं को व्यंग्य शैली के माध्यम से इस उपन्यास में उजागर किया गया है। बनिया समाज में जन्म मरण विवाह आदि के अवसर पर किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों एवं लोकाचारों का भी वर्णन है। गोपाल राय ने कहा कि इस उपन्यास की कथा इकहरी है, यही उपन्यास की सबसे बड़ी कमी है। भाषा का प्रयोग यहाँ पात्रों के अनुकूल किया गया है, उनके संदर्भ में किया गया है। स्त्रियों के लिए स्त्री भाषा और पुरुषों के लिए पुरुषों की भाषा का प्रयोग किया गया है।
जन भाषा के माध्यम से रस रीति लोक जीवन की अभिव्यक्ति की गई है। इसके अलावा किस्सा गोई शैली, बोलचाल के शब्दों का प्रयोग, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग, कौरवी भाषा का प्रयोग, अनुस्वार के प्रयोग पर बल दिया गया है। साथ ही हमें विद्यादान की महत्ता का वर्णन यहाँ देखने को मिलता है। इस उपन्यास को लिखने की सलाह जो थी पंडित गौरी दत्त को एक पढ़ी लिखी वृद्ध महिला ने दिया हुआ था। पंडित गौरी दत्त जो थे वो स्वयं अपने उपन्यास की भूमिका में लिखते हैं कि दया उनकी मुझ पर अधिक दिल से जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से। इस मतलब ये पंडित गौरी दत्त ने अपने इस उपन्यास की भूमिका में लिखा हुआ है कि दया उनकी मुझ पर अधिक दिल से जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से। साथ ही इस उपन्यास के केंद्र में पुनर्जागरण की संपूर्ण चेतना देखने को मिलती है। मध्यवर्गीय परिवार की स्त्रियों की दयनीय दशा का वर्णन किया गया है। स्त्रियों के लालची प्रवृत्ति का भी वर्णन किया गया है जो हमें जेठानी के माध्यम से देखने को मिलता है। कर्म की प्रधानता का संदेश दिया गया। अपहरण जैसे कुकृत्यों को दर्शाया गया है। भारतीय संस्कारों का वर्णन है। शादी विवाह में प्रयुक्त होने वाले साधनों का वर्णन है। पत्नी धर्म का वर्णन है। गौदान की प्रक्रिया का वर्णन है। इस उपन्यास को पढ़कर फणीश्वरनाथ रेणु एवं मुंशी प्रेमचंद की स्मृति एक साथ हमें दिखाई देने लगती है, क्योंकि इनमें दोनों की विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। इस उपन्यास की भूमिका में कहा गया है, पंडित गौरी दत्त ने कहा है कि दोनों स्त्री पुरुष इस उपन्यास को पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। इसको पंडित गौरी दत्त ने इस उपन्यास की भूमिका में कहा है कि मतलब मेरा ये ऐसा उपन्यास है जिसे पढ़कर दोनों लोग बहुत प्रसन्न होंगे और इसका बहुत लाभ उठाएंगे। तो इस तरह से ये उपन्यास संपन्न हुआ। इसकी समीक्षात्मक तथ्यों और इसकी सारांश को हमने बता दिया है। अगर आपने एक बार चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।